दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, आपके हिसाब से कितने प्रतिशत गेमर्स किसी चालबाजी का इस्तेमाल करते हैं? पूरा जोर लगाकर सोचो और बताओ कि कितने लोग सभी पोकेमॉन को पकड़ने, मुश्किल माइनक्राफ्ट आइटम को बनाने या कॉल ऑफ ड्यूटी में अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए कोई चालबाजी करते होंगे। शायद 25%, 30% है ना? गलत, क्योंकि ट्रेनर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर प्लिच के एक सर्वे की मान लें तो लगभग 57% गेमर्स ने किसी चालबाजी का इस्तेमाल करने की बात को स्वीकार किया है, पर हाँ, जाहिर तौर पर गुमनाम तरीके से। माना कि सिंगल प्लेयर गेम में निजी तौर पर चीट्स का इस्तेमाल करने के लिए किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके साथ स्ट्रीमिंग करना, उनका पब्लिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना या बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर गेम और यहां तक कि टूर्नामेंट में ऐसी चालबाजियां करना सच में एक बड़ी दिक्कत बन जाती है। नाम बनाने की खातिर चीटिंग करना असल में कंट्रोल से कुछ ज्यादा ही बाहर हो गया, लेकिन सभी इससे बचकर निकल नहीं पाते। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ऐसे गेमर्स पर नजर डालते हैं जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। मैंगो स्टाइल। दोस्तों टॉमी ट्रेवन कॉल ऑफ ड्यूटी के एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो कि 2010 से लगातार ऐसी प्रोफेशनल टीमों का हिस्सा रहे जिन्होंने 70 से ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं। ये कहना सही होगा कि टॉमी इस खेल के सभी पैंतरे अच्छे से जानते हैं, इसलिए जब उनका सामना 2020 में 2 वर्सेस 2 वॉरज़ोन चेकमेट गेमिंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में स्ट्रीमर मैंगो स्टाइल नाम के एक ऐसे खिलाड़ी से हुआ जिसका संदिग्ध रूप से किल टू डेथ का रेशियो 5.2 था, तो टॉमी को उस पर खासा शक हुआ। इसलिए उसने अपने साथी एलमेक्सन के साथ मिलकर मैंगो स्टाइल के गेम प्ले पर सवाल उठाते हुए उससे एक मॉनिटर कैम सेट अप करने के लिए कहा ताकि वो आश्वस्त हो सके कि वो कोई चीट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैंगो स्टाइल ने इसको तो मान लिया, लेकिन फिर उसकी एक बेवकूफी भरी चाल में उसने खुद को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। No, I didn't, mate. When did I say that? You did. क्या आपको कुछ नजर आया? चलो उसको थोड़ा रिवाइंड करते हैं। उनके मॉनिटर के कैम फुटेज पर नजर रखने और ये देखिए हो गया। इस सीरीज के पिछले पार्ट्स में हमारा कई बार से सामना हुआ है, तो इसलिए हम अभी भी ये जान चुके हैं कि वो छोटा ग्रे पॉपअप बॉक्स हमारा वो पुराना बंधु इंजन ओनिंग है। ये चीटिंग वाला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खिलाड़ियों को एमबोर्ड से लेकर सब कुछ प्रदान करता है, जिसमें खिलाड़ियों को अपने विरोधियों पर सटीक निशाना साधने से लेकर वॉल सेक्स तक की सुविधा मिलती है, जिससे उन्हें दीवारों, इलाके और वस्तुओं के बीच से देखने के अनफेयर एडवांटेज मिलते हैं। टॉमी के फॉलोअर्स ने फटक से उसे मैंगो स्टाइल की इस चीटिंग के बारे में बताया। टॉमी ने उसे सही कदम उठाते हुए रंगे हाथों दबोच लिया, लेकिन मैंगो स्टाइल के पास एक बहाना था। Yo, Ben, back out. Bro, what the? Okie He dokie. put his sheets up. Everyone clip it quick. Bro, I'm messing around. Get a There's grip. no way. Getting banned. Oh, mate, I'm around, mate. I've just got a picture. उसने कहा ये सब बस एक पिक्चर थी। तो जनाब अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि का इस्तेमाल करके इसके टूर्नामेंट के बीच में फ्लैश करने का क्यों फैसला किया इसने? अरे यार कितना बेवकूफी वाला लॉजिक दे रहा है ये। लेकिन मैंगो स्टाइल इस बात पर अड़ा हुआ था कि ये सच है, यहाँ तक कि उसने दावा किया कि ये ट्विटर की सिर्फ एक तस्वीर थी और सिर्फ एक मजाक था। इस मामले की सारी पोल खोलने के लिए टॉमी ने मैंगो स्टाइल से उसे वो सो कॉल्ड तस्वीर भेजने के लिए कहा जिसे उसने फ्लैश किया था, और यही वो पल था जहाँ टॉमी ने उसका पर्दाफाश कर दिया। That image. हाँ, डायमेंशंस। Look at that. He said it's that image. He's not the smartest bloke. I told you cheaters are stupid as They are stupid as He said that image is that. He hasn't even got the same dimensions. या ब्रिटिशर्स का एक्सेंट मस्त होता है ना, लेकिन इसे एक तरफ रखते हुए ये तो साफ हो गया था कि मैंगो स्टाइल ने दूसरी तरफ एकदम अलग वाली पिक्चर भेजी थी। इसलिए चेकमेट गेमिंग ने उसके झूठ को ध्यान में रखते हुए उसे बैन कर दिया भाई। और इसके तुरंत बाद स्ट्रीमिंग साइट ट्विच ने भी ऐसा ही किया। हालांकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा, जहां आखिरकार उसने चीटिंग की बात स्वीकार कर ली, पर उसने बाकी संभावित चीटर्स पर भी उंगली उठाई, लेकिन उसे कोई अटेंशन नहीं मिली। उसकी बात तब सुनी जाती जब वो उसका कोई तगड़ा सबूत देता, जैसे कि उसकी ये बेवकूफी वाली पिक्चर या इसे जो मर्जी कर लो। मिस्टर स्लाइजी। दोस्तों किसी को धड़ल्ले चीटिंग करते हुए देखने ज्यादा निराश बात क्या हो सकती है? जी हाँ, उसे ऐसा करते हुए खुलेआम स्ट्रीम करते हुए देखना। बस आप अच्छे जानते हैं कि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी स्ट्रीमर की बात हो रही है, जिनके गेम प्ले में उनके सभी विरोधियों के चारों ओर लाल और पीले रंग के बॉक्स होते हैं। वो जानते हैं कि उनमें टैलेंट की निहायती कमी के कारण उनका एक स्ट्रीमर के रूप में अपनी तरफ ध्यान खींचने का इकलौता तरीका इन हैक्स का खुले तौर पर इस्तेमाल करना होता है, वरना उन पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। इसलिए मिस्टर स्लेजी या डेड शार्क गेमिंग नाम का एक फेसबुक गेमिंग स्ट्रीमर खुशी से सही तरीका चुनता है। ये एकदम बेकार है, बिल्कुल बेकार। खैर 2021 में ये इंसान अपने झूठे अहंकार को बढ़ावा देने और बाकी लोगों की गेम बर्बाद करने के लिए खुद को स्ट्रीम करने के इस भद्दे दाव पेच में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसने गलत खिलाड़ी से पंगा ले लिया। एक ऐसा इंसान जो अपने आप में बहुत अच्छे से था। विग स्टार 123 या फिर शॉर्ट में विग, जो फेमस यूट्यूब ग्रुप साइडमैन का हिस्सा है। वो कुछ दोस्तों के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन खेल रहा था कि तभी उसकी नजर मिस्टर स्लेजी की उस सटीक टारगेट पर पड़ी, और जब टीम ने उस पर नजर डाली तो उन सभी को छोटा सा एक स्ट्रीमिंग चैनल भी मिला। Is he streaming? He's actually streaming. He is live. Unbelievable. And he's cheating, bro! He's got boxes around them! You're kidding. Tell me you're kidding. इसलिए विक ने उसे वो अटेंशन देने का फैसला किया जिसके लिए वो मरा जा रहा था। उसने अपने लाखों सब्सक्राइबर्स के लिए मिस्टर स्लेजी की उस स्ट्रीम को देखने के लिए चला दिया। It's up on my screen now. This is unreal. Yeah, this was needs to. That's it. It's done. It's done. Oh my.
It's done. Oh my! This is what it's like. Oh my god. This is what we're going up against every lobby. Bro, he's not even trying to hide it. He's live and he's got his name in his thing. How is this fun? वेक और कंपनी ने मिस्टर स्लेजी का मजाक उड़ाना जारी रखा और गेम में मौजूद लोगों को उसके घटिया गेम प्ले के लिए उसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और फिर उन्होंने गेम के डेवलपर एक्टिविजन पर चीट कंट्रोल की इतनी साफ कमी के चलते सवाल भी उठा दिए। Dude shooting gophers out here. Oh my god. This is disgusting. Wait, I it tells actually you feel what sick. gun they have I out. actually feel sick. Activision, you have failed everyone. You have failed everyone that plays your game. और फिर आखिरकार मिस्टर स्लेजी को वही मिला जिसका वो असली हकदार था। Oh my! And he still loses. He still loses. Bro. How? Unbelievable. भैया इतने सारे हैक्स और आप फिर भी हार गए? क्या यार, कितनी बेइज्जती वाली बात है। मिस्टर धोखेबाज, सॉरी मेरा मतलब मिस्टर स्लेजी। विवेक द्वारा इतनी आलोचना झेलने के बाद मिस्टर स्लेजी ने जल्दी अपना फेसबुक गेमिंग अकाउंट बंद कर दिया। क्या हुआ भाई, इससे ज्यादा कुछ अटेंशन मिल रही थी क्या? हाँ, PYPY_PK। भैया ये सिर्फ मेन स्ट्रीम गेम्स नहीं है जिनमें लोग चीटिंग करते हैं और जनाब कंकर के खिलाड़ी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ये फ्री टू प्ले गेम कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह ही एक फर्स्ट प्लेयर शूटर वाली गेम है, लेकिन इसमें रोब्लॉक्स का तड़का होता है। या साहब कहूं तो बच्चों का फर्स्ट पर्सन शूटर। और जनाब हमेशा जवान लोग ये सब चीटिंग का इस्तेमाल नहीं करते और ये बात इस खिलाड़ी और ट्विच स्ट्रीमर PYPY_PK ने बड़े अच्छे से साबित कर दी थी। 2018 में इस बच्चे को एक एमबोट और वॉल हैक करने के साथ कंकर पर खुद को स्ट्रीम करने का धांसू आइडिया आया, वो भी पूरे 3 बच्चों को देखने के लिए। Oh, come on. जी हाँ, इतने हैक्स के साथ वो भी अच्छा खासा खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं था और क्रंकर की उस छोटी सी कम्युनिटी को जल्दी ये समझ में आ गया कि इस बच्चे द्वारा उसकी चीट की स्ट्रीमिंग का फुटेज क्रंकर के सब रेडिट पर पोस्ट किया गया, जहाँ इस कम्युनिटी के छोटे सदस्यों ने उसको काफी बुरी तरह से आलोचना की। आखिरकार किसी ने उसके प्रोफाइल पेज की खोज की और इस गेम की मॉड टीम उस पर बैन लगाने के लिए गुजारिश करने लगी। थोड़े वक्त के बाद इस अकाउंट पर हैकर शब्द जोड़ दिया गया और वो छोटी मियां जल्दी ही क्रंकर और ट्विच दोनों से गायब हो गए। कोई ना बच्चे, जब तुम जवानी में पहुंचे तो इस गेमिंग पर फिर से किस्मत आजमा लेना, क्या पता कम से कम तब तुम्हारा निशाना लग जाए। खैर दोस्तों, भले आप उस PYPY जितने बेकार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन हिट कर सकते हैं। कर दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑस्टिन यूएस। दोस्तों 2022 में द ऑस्टिन यूएस ने ट्विच पर कॉल ऑफ ड्यूटी स्ट्रीमिंग में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। माना कि यहाँ कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, लेकिन उसके पास न सिर्फ गजब का निशाना था बल्कि अपने विरोधियों की लोकेशन के बारे में उसकी समझ भी अविश्वसनीय रूप से सटक थी। तो बस उसकी इन्हीं शानदार खूबियों के चलते काफी लोगों की उसमें दिलचस्पी बढ़ गई। पर हाँ, अच्छे मकसद से बिल्कुल नहीं। थोड़े ही वक्त में लोगों ने उस पर चीटिंग करने का आरोप लगाया और जब काफी लोगों ने गंभीर तरीके से ऐसा करना शुरू किया तो उसने तुरंत एम्बोट का इस्तेमाल करने की बात कबूल कर ली। लेकिन उसके पर्दाफाश का सबसे बेस्ट पार्ट ये नहीं था। इन आरोपों से कई महीने पहले ये बंदा जब स्ट्रीम के बीच में था तो शायद वो भूल गया था कि दुनिया उसके सेटअप को आराम से देख पा रही थी। या तो वो उसके अंजामों से बेखबर था या फिर वो एक निहायती बेवकूफ इंसान है। वो बेखौफ होकर खुद को चीटिंग वाली साइट फैंटम ओवरप्ले पर जाकर स्ट्रीम करने लगा। वहां उसने लॉगिन किया जहां उसकी डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली फिल हो गई, ये साफ करते हुए कि उसका वहां पहले से अकाउंट मौजूद था। और तो और वहां उसकी पिछली चीट लिस्ट के पिछले ऑर्डर के सामने आ गए, जहां खर्च की गई कुल राशि 195 यूरो थी। ये लगभग $200 हुआ। इनमें से ज्यादातर कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड के लिए थे। ये बंदा उस वक्त खेल रहा था ना, ओह अच्छा, इसलिए इसका किल टू डेथ रेशियो 4.8 का था। धोखेबाज। लेकिन मेरा सवाल है कि आप चीटिंग पर इतना पैसा बर्बाद क्यों करेंगे भाई? अगर आप किसी को हराने के लिए उतने मरे जा रहे हैं तो आप उस पैसे से कोई ऐसी आसान गेम क्यों नहीं खरीद लेते जिसे बच्चे भी खेल सके? हाँ, मैं तो कहता हूँ क्रंकर गेम खरीद लो भाई। फ्लोबी। दोस्तों रैंडम सीड माइनक्राफ्ट स्पीड रनिंग एक बहुत ही खास प्रकार की स्पीड रनिंग है। उन ज्यादातर खेलों के उलट जिनमें अच्छा समय बिताने के लिए खासतौर से मसल मेमोरी और धांसू तकनीकों की जरूरत होती है, रैंडम सीड माइनक्राफ्ट रन के लिए साउंड लॉजिक और मैथ्स की सटीक क्षमता की जरूरत होती है, क्योंकि आप जिस मैप को देख रहे हैं वो हर बार अलग होता है। इन्हें ब्लाइंड रन के रूप में जाना जाता है और 2021 में स्पीड रनर फ्लोबी या टॉक्सिक फ्लो, जो बस कुछ ही महीनों से स्पीड रन कर रहा था, उसने अचानक रातों रात 11 मिनट 37 सेकंड के समय के साथ एक ब्लाइंड रन का वीडियो अपलोड कर दिया। उस समय इसने फ्लोबी की दौड़ को आज तक की टॉप 10 मोस्ट फास्टेस्ट रेस की लिस्ट में शामिल कर दिया। God. Oh my god! Oh, I'm shaking! Oh my god. Let's go. Oh my god! Oh, I'm shaking!
और 2 महीने से भी कम समय के बाद उन्होंने 3 दौड़ें अपलोड की जो कि सभी 15 मिनट से कम की थी, जो कि फ्लोबी जैसे नए स्पीड रनिंग वाले इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब था। इसने माइनक्राफ्ट के कई दिग्गजों का ध्यान खींचा भाई, जिनमें से एक 11 बिलियन ने फ्लेबी के हर एक रन को ब्रेक डाउन करके दिल तोड़ने वाला राज बताया। फ्लोबी पक्का चीटिंग कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए या तो फ्लोबी की किस्मत कुछ ज्यादा शानदार होनी चाहिए थी, या फिर वे पहले ही पूरे नक्शे में कई जरूरी एलिमेंट्स के लोकेशंस को जानकर पहले से बनाए गए एक प्लान को अंजाम दे रहा था, जिसमें उसे लैंडस्केप की हर चीज पता थी, ना कि कोई रैंडम मैप बॉस। फॉर एग्जाम्पल, दौड़ के इस पॉइंट पर कोई भी स्पीड रनर अपने लिए एक किले की तलाश में होगा, लेकिन फ्लेबी एक बार भी दर ना उनके पीछे देखे दूसरी रैंडम दिशा में जाकर बी लाइन बनाता है, और यहाँ लावा हाउस साफ देखा जा सकता है, जिससे छुटकारा पाने में बहुत कीमती समय लगता है। ज्यादातर स्पीड रनर ने इस पॉइंट पर गेम को रीसेट कर दिया होता, लेकिन फ्लोबी फिर भी कायम रहा, क्योंकि जैसा कि 11 बिलियन ने बताया, फ्लेबी इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक ऐसे मैप के प्लान पर काम कर रहा था जिस पर वो पहले कई बार दौड़ चुका था। लेकिन ये इकलौता तरीका नहीं था जिससे उसका पर्दाफाश हुआ। जब आप इस गेम में रीसेट करते हैं तो आपको नई दुनिया बनाने के लिए कई ऑप्शंस को चुनना पड़ता है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक मैक्रो बनाया गया था जो कि इस प्रोसेस को गति देता था, और उसके द्वारा उत्पन्न उस क्लिक साउंड इफेक्ट को इसमें कंप्रेस कर दिया गया था। कम थी लेकिन सुनी जा सकती थी। हालांकि इस खेल के एक दूसरे अनुभवी खिलाड़ी निंजा ब्रेन ने देखा कि उनके रन में इस्तेमाल किया गया वही मैक्रो फ्लो भी इस तरह आवाज करता था। ये 2 एक्स्ट्रा क्लिक्स हैं, लेकिन मैक्रो ने एकदम वैसे ही काम किया बॉस। निंजा ब्रेन ने बताया कि ये क्लिक की ऐसी आवाज तभी हो सकती है जब फ्लोबी मैक्रो में 2 एक्स्ट्रा स्टेप शामिल हो, ज्यादा वर्ल्ड ऑप्शंस को सिलेक्ट करना और फिर उसे एक स्पेसिफिक सीड में पेस्ट करना। फिर उन्होंने इस सिलेक्शन को हटाकर वहां ज्यादा वर्ल्ड विकल्प वाली स्क्रीन दिखाई ताकि सीड को एकदम रैंडम दिखाया जा सके। भले ही ये वो था जिसे वो जानते भी थे और उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। उनकी गलती उन 2 एक्स्ट्रा क्लिक्स को छोड़ना था। बाद में उन्होंने कम्युनिटी से माफी मांगी, खुलासा किया कि उनके हाल के सभी रन भी नकली थे। उसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल हटा दिया, अपने सभी सोशल नेटवर्क बदल दिए और गायब हो गए। खैर, निंजा ब्रेन और 11 बिलियन जैसे धांसू विशेषज्ञों के साथ मुझे ऐसे लोगों को बताया आती है जो स्पीड रन को धोखा देकर बच निकलने की सोचते हैं। नामुमकिन है ये। शिव GTK ये साबित करने के लिए कि वे चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ स्ट्रीमर एक मॉनिटर कैम लगाते हैं ताकि उनके दर्शक वहां का सेटअप देखकर जान सकें कि वहां कोई दूसरी छिपी हुई स्क्रीन तो नहीं है जिसका वो किसी चालबाजी में इस्तेमाल कर रहे हो। कॉल ऑफ ड्यूटी के एक मशहूर खिलाड़ी शिव GTK ने ठीक यही किया जब उन्होंने $7,000 के प्राइज पूल के साथ 2021 में वोएन का टूर्नामेंट में कम्पीट किया। उसके दोनों मॉनिटर साफ सुथरे दिख रहे थे, वहां कोई भी हैकिंग मेन्यू या लाल बॉक्स नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जब वो और उसकी टीम पेशेवर ई स्पोर्ट्स टीम ऑप्टिक को हराने के लिए आगे बढ़े तो हर कोई मॉनिटर कैम को थोड़ा और ध्यान से देखने लगा। जैसे उन्होंने कोई संदिग्ध खेल को देखा जहां शिव बम की सेटिंग कर रहा था, उन्होंने देखा कि मॉनिटर कैम पर स्क्रीन पर एक अविश्वसनीय रूप से छोटे सफेद डॉट की झलकियां नजर आ रही हैं। I'm playing this. क्या आपको नजर आया? रुको मुझे जूम इन करने दो। ये देखो भाई, यहाँ ये रहा, अब नजर आया? खैर, वो सफेद डॉट संयोग से कोने के आसपास दिखाई देने वाले एक दुश्मन खिलाड़ी को दर्शा रहा था। ये एक वॉल हैक बॉस। इस मामले में सेटिंग्स बदल दी गई ताकि दुश्मन की लोकेशन मॉनिटर कैम पर मुश्किल से दिखाई दे, लेकिन फिर भी एक वॉल हैक भी है। इसलिए शिव को तुरंत टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी इस सजा को अच्छी तरह से नहीं लिया। बाकी के किसी भी एक्सपोज्ड चीटर की तरह अपने सभी सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्रोफाइल को चुपचाप हटाने के बजाय शिव ने गायब होने से पहले एक आखिरी बम सेट किया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें दूसरे खिलाड़ियों की एक ऐसी लंबी सूची बताई गई जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि ये चीट कर रहे हैं। अगर हम डूबे तो सही है, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कोसवी। अब मुझे इसके अगले मामले में आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि ये एक सेटअप है या अखंड बेवकूफी। एक अज्ञात दर्शक ने मुझे एक अननोन ट्विच स्ट्रीमर की एक क्लिप भेजी जिसका डिस्कॉर्ड चैट एप्लीकेशन खुला हुआ था। कोस नाम का ये डिस्कॉर्ड यूजर द बेबी से चैट कर रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऊपर देखो उसके डेस्कटॉप में कुछ संदिग्ध एप्स हैं जिनमें चीट इंजन और वी मोड जैसी चीटिंग एप्स भी शामिल हैं। अगर आपको पता हो तो ये जाने माने हैकलिगेशन है बॉस, जिनमें से हर एक इसके यूजर को अलग अलग गेम के लिए मॉड और चीट्स इंस्टॉल करने की अनुमति देता है। और इस अजीब कॉल में NBA 2K21 के गेम में जाने से पहले इस द बेबी को एक वी मॉड फाइल भेजता है। वो द बेबी भी NBA 2K21 में स्ट्रीम कर रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो दोनों गेम में चीटिंग करने के लिए वीमोड का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। कोस द्वारा खेले जा रहे खेल पर एक छोटी सी नजर डालते ही वो twitch./कोसवी नाम के एक चरित्र को सामने लेकर आती है। निश्चित रूप से यह आदमी इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि उसने खुद को किसी और के साथ चीट साझा करते हुए स्ट्रीम किया और वो सामने वाला भी खुद वही चीट्स प्राप्त करते हुए स्ट्रीम कर रहा था। अगर हाँ, तो क्या ये सच में स्ट्रीमर कोसवी ही था या फिर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि ये मूर्खता का एक स्तर है जो कि इतना मूर्खतापूर्ण है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। खैर, कोसवे का ट्विच चैनल कुछ वीडियो में दावा करता है कि उसे रोबॉक्स गेम से स्थायी रूप से बैन कर दिया गया था। ये अच्छा लोग नहीं है, लेकिन इसमें शर्माने की कोई बात भी नहीं है यार। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये स्ट्रीमर सच में कोसवी ही था या कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।
एक्स हेड 2021 में भारत के द एस्पोर्ट्स क्लब इनविटेशनल ने 3 लाख रुपए के प्राइज पूल के लिए वेलोरेंट खेलने के लिए टीमों का स्वागत किया, जो उस समय लगभग $4,000 के बराबर था। इसने देश के टीमों को आकर्षित किया और 6,000 से ज्यादा प्रशंसकों ने स्ट्रीम को अपने चरम पर देखा। हालांकि क्वार्टर फाइनल के पहले दौर के बाद टीम पैराट्रूपर्स को एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उनके खिलाड़ियों में से एक एक्स हेड को अचानक वेलोरेंट से परमानेंट बैन कर दिया गया। confessing to using hacks while playing Valorant. परमानेंट बैन है बॉयज, परमानेंट। आई मीन ई-स्पोर्ट साइड से टीसी वालों ने ऐसे ही बोल दिया कि अब नहीं खेल सकता। कल उनका लाइक पोस्ट आने वाला है। शुरू में एक्स हेड ने दावा किया कि ये गलती से हुआ होगा और ये सिर्फ कोई ग्लिच थी बॉस। फैंस ने उनका समर्थन किया और उनकी टीम क्लैरिफिकेशंस के लिए वेलोरेंट के डेवलपर राइट गेम्स के पास पहुंची और पैराट्रूपर्स को एक सब्स्टिट्यूट के साथ टूर्नामेंट में कम्पीट करने की अनुमति दी। हालांकि वे अगला मैच हार गए, ये तो होना ही था। एक्स हेड ने चीटिंग के सभी आरोपों से इनकार करना जारी रखा, लेकिन फिर पैराट्रूपर्स टीम के प्रमुख विंग्स के साथ एक स्ट्रीम डिस्कॉर्ड कॉल पर उन्होंने ये कहा, तेरा बता दे भाई, डिफेंस बता दे। सबसे नहीं, डिफेंस नहीं कर रहा मैं, कन्फेस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जिसको लाइक, ठीक है पहले मेरी बात सुन लो अच्छे से कि हाँ मैंने लाइक मैं इसलिए छुपा रहा था वो चीज़। मैंने एक दिन के लिए 3 मैचेस के लिए किया था, बट मैं इसलिए छुपा रहा था क्योंकि ये 3 मैचेस की वजह से लाइक कोई अगर बोले। वो इस टूर्नामेंट में हैक्स का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन पहले वो उसका उपयोग कर रहा था क्योंकि वो खेल में उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता था। सुनने में जितना अच्छा लगे, पर ये उसका बचाव नहीं हो सकता। रियोट गेम्स द्वारा एक बयान जारी करने से पहले ये खुलासा नहीं हुआ था कि एक्स हेड प्रतिबंधित थर्ड पार्टी से सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था, यानी ये चीटिंग का फैंसी वर्जन है और उन्हें इसका पता लग जाता है, इसलिए उन्होंने उसके अकाउंट को परमानेंटली बैन कर दिया। अपनी कन्फेशन और स्थायी प्रतिबंध के साथ एक्स हेड ने अपना यूट्यूब अकाउंट हटाया और वो गायब हो गया, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। इस प्रतिबंध के बावजूद वो जल्दी ही एक नए अकाउंट और नई टीम के लिए वापस खेलने लगा। फिर चीटिंग, इसीलिए कहते हैं वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। जमार फ्रॉम अफार। इन दोनों धोखेबाजों को पर्दाफाश करने के लिए आपको हजारों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है बॉस। असल में आपको बस अपना खुद का एक स्ट्रीमिंग अकाउंट, थोड़ा धैर्य और ये उम्मीद चाहिए कि जिस धोखेबाज को आप देख रहे हैं वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। और पोएट TTV या सेज पोएट बिल्कुल यही करने में कामयाब रहा। वो खुद को एक छोटी ऑडियंस के लिए स्ट्रीम कर रहा था, तभी उसने जमा फ्रॉम अफार नाम के एक माइनक्राफ्ट हाई पिक्सल स्ट्रीमर और विदाउट एस नाम के एक दूसरे स्ट्रीमर को देखा। उसने अनुमान लगाया कि वे शायद चीटिंग कर रहे थे, इसलिए वो उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश में इंतजार करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी बारी आई और उसने जमा फ्रॉम अफार की स्क्रीन के बीचों बीच कुछ संदिग्ध देखा। ESP and all. And then he tagged me over half an hour because कुछ दिखाई दिया? कंप्यूटर रिवाइंड करके जरा जूम करो मेरे भाई। जी हाँ, एक पब्लिक सर्वर में रहते हुए वहाँ प्लेयर ESP उर्फ वॉल हैक्स के साथ एक माइनक्राफ्ट चीट सॉफ्टवेयर मेन्यू सिलेक्ट की हुई है। खैर, यूट्यूब, ट्विच और टिकटॉक पर जमा फ्रॉम अफार का खाता टेक पांडा गेमिंग नाम के एक दूसरे अकाउंट से लिंक था। माना कि टेक पांडा को ट्विच पर बैन कर दिया गया था, लेकिन टेक पांडा गेमिंग का यूट्यूब अकाउंट अभी भी लाइव है। ये लंबे अजीब गरीब डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो होस्ट करता है, जहाँ ये दावा करते हैं कि उन्हें हाई पिक्सल जैसे कुछ माइनक्राफ्ट सर्वर्स में खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और एंटी चीट ने उन्हें तबाह कर दिया है। जब पता था भैया तो ऐसी चीटिंग करने की चुल्ली क्यों मची थी तुम्हें? हाँ, भुगतो। मेका राजियम। दोस्तों, मैं स्पीड रनिंग को जितना देखता हूँ, मेरे मन में इसके लिए उतनी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। पूरे गेम को याद करने और बटन दबाने और सही समय निर्धारित करने में सैकड़ों, कभी कभी हजारों घंटे लग जाते हैं और ये सब इसे सबसे तेज समय पूरा करने के लिए होता है। गेम्स डक क्विक जैसे इवेंट्स अपनी खेल श्रेणियों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रदर्शित करते हैं और वे उन्हें विशाल लाइव और ऑनलाइन दर्शकों के सामने अपने स्किल्स दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्पीड रनर्स के लिए बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है, जिससे कुछ लोग संभाल भी नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड रनर मेकराजियम को 2022 समर गेम्स इन डन क्विक इवेंट स्पीड रनिंग मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस रिमोटली पर आमंत्रित किया गया। ये रन अपने आप में ही वैध लग रही थी, लेकिन एक बार जब चैरिटी डोनेशन गोल पूरा हो गया तो उसने इस गेम के ब्लेड वुल्फ DLC के माध्यम से भी खेलने की मांग की, लेकिन इसी पॉइंट पर मेकाराजियम शक के घेरे में आ गया। It's actually pretty hard to get past this grab because he has an eyes on his like. क्या आपको उस क्लिप में कुछ गलत नजर आया? नहीं तो चलिए रिवाइंड करके देखते हैं वो अपने हाथों से क्या कर रहा है वहाँ पर। तो आप अपने दाहिने हाथ में माउस लेकर पीसी पर खेल रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो उसका अवतार कैसे घूम रहा है, ये बस माउस से किया जा सकता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ तो हवा में। खैर, उनका दावा है कि उन्होंने अपने बाएं हाथ से माउस को हिलाया था। ये एक अजीब चॉइस है, खासकर किसी टाइम्ड इवेंट में। बॉस, दर्शकों ने ब्लेड वुल्फ सेगमेंट में कीबोर्ड के शोर की कमी को भी नोटिस किया, इसलिए जब उन्होंने पूरे 25 सेकंड की दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा तो हर किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये वैध था। फिर जुलाई में उन्हें SGDQ के प्रवर्तन प्रमुखों में से एक के सामने पेश होना पड़ा। जैसे उन्हें संदेह था, इस रन को पहले से ही रिकॉर्ड करके इस पर परफेक्शन के साथ इसको जोड़ दिया गया। ये एक परफेक्ट रन था, बस हाँ, उसने इसे लाइव नहीं किया था और फिर मुख्य दौड़ पूरी करने के बाद सेव फाइलों को ही शेयर कर दिया था। लेकिन वो किसी भी घटिया बहाने को पीछे नहीं छुपा पाया। उन्होंने बड़ी माफी मांगी, स्वीकार किया और उन्होंने स्वार्थी तरीके से काम किया। ये कहा वो नहीं चाहते थे कि इस दौड़ पर किसी भी लीडर बोर्ड के लिए विचार किया जाए, क्योंकि वो समुदाय के बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा।
गेम्स डन क्विक ने उन्हें भविष्य में किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया और उन्हें उनके YouTube आर्काइव से उनके रिकॉर्ड को हटा दिया। बॉस, इस धक्के से उबरने के लिए काफी वक्त लगेगा, है ना? नादिया। जब आप चीटिंग के आरोपों की बात करते हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन की खिलाड़ी और स्ट्रीमर नादिया के अलावा किसी पर भी इतनी ज्यादा उंगलियां नहीं उठती हैं। उसने जनवरी 2021 में स्ट्रीमिंग शुरू की और उसके वॉरजोन गेम प्ले ने 9 लाख से अधिक ट्विच फॉलोअर्स के दर्शकों को आकर्षित किया। लेकिन जैसे जैसे उसके फैंस की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों की स्किल्स पर भी उसको शक करने लगे और उसके गेम प्ले के हर सेकंड की जांच होने लगी। ऐसा लगता है कि चेहरे पर बाल और फोर्टनाइट फॉन्ट तक पहुंच रखने वाले हर व्यक्ति ने नादिया का धोखा देने, झूठ बोलने या एक्सपोज करने के बारे में अविवादित सबूत के साथ एक वीडियो बनाया। कुछ लोग भयानक रूप से जुनूनी हैं, लेकिन उनके पास पक्के सबूत हैं। ये देखो। हाँ, उसी स्थान पर दीवार पर गोली चलाना जिसके पीछे कोई खड़ा हो काफी शक वाला काम है। ये संकेत देता है कि वो वॉल हैक्स का उपयोग कर रही थी। हालांकि अन्य लोगों ने बताया कि उस दिशा में एक बारूद का डब्बा गिराया गया था, इसलिए वहां उसको किसी ने सुना होगा। बस वो ये नहीं जानते थे कि वो है कहाँ। चलो मान लिया कि यहाँ का क्या है जहाँ उस पर शेडो बैन लगाया गया था, एक ऐसा प्रोटोकॉल एक्टिविजन जो तब लागू होता है जब उसे किसी खिलाड़ी पर चीटिंग करने का शक होता है और उन्हें विशेष लॉबी में रखता है जो बाकी संदिग्ध चीटर से भरी होती है। हैकर के शिकारी ये दावा करने में तत्पर थे कि उसकी भद्दी चीटिंग का पक्का सबूत है ये। हालांकि लोगों ने तर्क दिया कि वो पिछले दिनों से कुछ अलग स्थानों से खेल रही है, वीपीएन के प्रभावशाली नकल करते हुए जिससे प्रतिबंध लगाया गया हो। खैर, मामला जो भी हो, कुछ ही समय के बाद डेवलपर्स एक्टिविजन द्वारा उसे अनशैडो बैन कर दिया गया। एक बात और, लाइव कॉल ऑफ ड्यूटी इवेंट में स्ट्रीम के दौरान उसे स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी के लिए बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन कथित तौर पर धोखाधड़ी के लिए मॉड द्वारा उसे बाहर निकालने वाले फुटेज से पता चला कि असल में उसे सिर्फ तकनीकी समस्याओं की मदद की जरूरत थी। वे उसे जाने के लिए नहीं कह रहे थे। Yeah, that's good. Thank you. Okay. Yeah, that's fine. Okay. Alright, team, I'll be right back. I'm in trouble. कुछ लोग एक कदम आगे बढ़ गए, जैसे कि रारा, जिसने कथित तौर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ नादिया से लीक हुए संदेश को जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसके खाते पर किसी ने उसकी बंदूकों के लिए कैमो खाल को अनलॉक कर दिया है। जिस किसी ने भी इस सीरीज के पार्ट 4 को देखा तो उसे याद हुआ कि ये वही बहाना जिसका उपयोग वैनगार्ड के नंबर 2 खिलाड़ी प्लेक्सिफाई ने वॉल हैकिंग में पकड़े जाने के बाद किया था। ये तो पक्का है कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन नादिया के स्ट्रीम में वॉल हैक के सबूत बिना ये निर्णायक नहीं, और बहुत से लोग ये बात मानते भी हैं। प्रसिद्ध स्ट्रीमर और गेमर XQC ने इनमें से कुछ क्लिप की समीक्षा भी की और कहा है, Guys, if you're gonna tell people are cheating, okay, do it the right way. Okay, I think these clips are they're just. ये आरोप अंतहीन है और उसकी धोखाधड़ी के सभी कथित सबूत पुख्ता नहीं है। ये लगभग किसी को भी भगाने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन नादिया को नहीं। इसके बजाय वो बड़ी चतुराई से इसमें शामिल हो गई और उसने मुझे वॉर जोन से प्रतिबंधित कर दिया और मुझे धोखाधड़ी के लिए बाहर निकाल दिया गया। टाइटल वाले वीडियो अपलोड किए गए। वो लगातार धोखा देने का संकेत देती है, अपनी स्क्रीन दिखाने के लिए कभी भी दूसरा वेबकैम स्थापित नहीं करती है, प्रस्तावित पीसी स्कैन को भी नहीं सुनती है, व्यंग में नकली बयान भी पोस्ट करती है और हैकर शिकारियों ने इसे अपना लिया है, जिससे उसकी और उसकी ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। कई हैकर हंटर चैनल्स के सबसे लोकप्रिय हैं और लाभदायक वीडियो नादिया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इसमें सब पैसा छाप रहे हैं क्या? अगर ये चैनल सच में उसे पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें उसकी हर गतिविधि के बारे में वीडियो बनाकर बंद कर देना होगा, उसकी वास्तविक गलती का इंतजार करके फिर उस पर झपटना होगा बॉस। लेकिन फिर वो कंटेंट किसके बारे में बनाएंगे? ये भी सही है। इसलिए जब तक हम उसकी स्ट्रीम पर वॉल हैक नहीं देखते या उसे एक्टिविजन से परमानेंट बैन नहीं मिलता, तब तक नादिया सभी को पैसा बनाने में व्यस्त रखेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि नादिया चीटिंग कर रही है? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। एक्सोनेज नाम के लिए चीटिंग करना एक बात है, लेकिन प्राइज मनी हासिल करने के लिए धोखाधड़ी करना सबसे घटिया बात है। तुर्की के खिलाड़ी और पेशेवर ट्विच स्ट्रीमर एक्सोनेज दिसंबर 2022 में ऐसा ही कुछ करने के लिए तैयार थे। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन वर्ल्ड क्लासिक में कम्पीट करते हुए, जहां $1 लाख का पुरस्कार था। इवेंट होने से कुछ दिन पहले एक्सोनेज के बारे में संदेश जताया गया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो दीवारों के माध्यम से विरोधियों पर निशाना साध रहा था। ये एक साफ संकेत है कि शायद उसने वॉल हैक एक्टिव की थी। टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों ने उनसे इस धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने के लिए संबोधित करने के लिए कहा। उनके पास इन सभी हैक को प्रदर्शित करने वाला कोई गुप्त मॉनिटर नहीं है। घमंडी होते हुए उसने ये साबित करने के लिए अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स खोल दी। वो सिर्फ 2 मॉनिटर का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसके सेटअप में एक तीसरा मॉनिटर पाया गया। उन्होंने इसे एक गड़बड़ी के रूप में समझाने की कोशिश की और इसलिए एक मॉनिटर कैमरा भी स्थापित किया और यही सब राज खुल गया। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपना एक मॉनिटर घुमाया, तभी एक असामान्य दिखने वाला मेन्यू सामने आ गया। शुरुआत में उन्होंने दावा करने की कोशिश की कि ये एक डिस्प्ले मेन्यू था। ये निश्चित रूप से एक तस्वीर दिखाने का दावा करने से तो बेहतर ही था, लेकिन पब्लिक ओपिनियन की अदालत ने तुरंत फैसला कर दिया कि इसके चीट सॉफ्टवेयर होने की संभावना है।
खिलाड़ी की पूरी तरह से जांच न करने के लिए एक्टिविजन की आलोचना की गई और एक्सटोनेज ने गिल्ड के चलते उसके सभी सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग अकाउंट हटा दिए। बेचारा। एलेक्सा, चीटिंग के पर्दाफाश वाला कोई गाना बजाओ। क्या आप किसी ऐसे गेमर्स के बारे में जानते हैं जो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हो, जैसे आपने इस वीडियो में या इसकी सीरीज के बाकी वीडियो में देखा हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और देखने के लिए शुक्रिया।